मंचासीन विद्वज्जन और सभा में उपस्थित श्रोता विद्वज्जन, समय बहुत अधिक हो गया है और इसके बाद कवि सम्मेलन भी है, कवियों को भी सुनना है। सर्वप्रथम मैं इस उपन्यास के लेखक रचनाकार आदरणीय राम बाबू नीरव जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उपन्यास पर प्रस्तावना के साथ विमल कुमार परिमल जी भी समीक्षा कर चुके हैं, उसके पश्चात संजय पंकज जी भी इसकी समीक्षा कर चुके हैं। हर पाठक जो है अपनी अपनी दृष्टि से जो है उपन्यास को पढ़ता है और उसमें से अलग अलग बिंदु निकालता है। उसी क्रम में मैं जब इस उपन्यास को पढ़ रहा था उस समय मुझे अनायास ही जो है दुष्यंत कुमार की जो है पंक्तियां याद आने लगी। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। इस उपन्यास में सर्वत्र आग ही आग है। लेखक का उद्देश्य है कि आग जलती रहनी चाहिए। लेखक को कहीं ना कहीं महसूस हुआ है कि आज के समय में ये आग बुझती हुई दिखाई दे रही है। हम अपने से ही उदाहरण लेंगे तो महाविद्यालय से लेकर राजधानी दिल्ली तक ये आग जो है बुझती हुई दिखाई दे रही है। हम अपने लिए ही आवाज उठाना बंद कर दिए हैं। समझौता करने के लिए हम तैयार हैं और कहीं ना कहीं चूक मुझे लगता है कि ये मेरी समझ है, मैं आदमी सी समझ के साथ मैं इस बात को रख रहा हूँ कि लेखक भी कहीं ना कहीं समझौता करने के लिए कहते हैं उपन्यास में। विजय के साथ विजयकांत के माध्यम से जो है, जैसे विमल सर ने कहा कि भ्रष्टाचार इस देश में छोटे मोटे घटनाएं, भ्रष्टाचार जो है एक व्यवहार बन के रह गया है। तो कहीं ना कहीं अपना विकास करने के लिए जो है समझौता करना पड़ता है, लेकिन समझौता की भी एक सीमा होती है। ये भी लेखक बता रहे हैं एक सीमा तक ही समझौता की जा सकती है, समझौता किया जा सकता है, लेकिन जब सीमाएं पार हो जाती हैं तब वहाँ क्रांति और आग भी दिखाई देता है। तो सबसे पहले अगर उपन्यास की शुरुआत अगर देखी जाए तो एक नाटकीय ढंग से जो है लगता है कि विजयकांत तिहाड़ जेल में है और वहाँ अमृता कौर की एंट्री हो जाती है। लेकिन उसके बाद कथा एक सस्पेंस में रह जाती है। उसके बाद अचानक से फ्लैशबैक में चली जाती है कहानी और फ्लैशबैक में जाते ही बिहार का वर्णन होता है। बिहार में बाढ़ की विभीषिका किस प्रकार से जो है तहस नहस कर देती है। तो उसमें जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से किसान के जीवन को यहाँ उकेरा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो उसमें जो है किसान का जीवन बद से बदतर होते जा रहा है। उसकी और किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। किसान जो है अपनी किसानी छोड़कर जो है नौकरी करने के लिए विवश हो रहा है। मुझे गोदान की याद आती है, जैसे गोबर जो है कमाने के लिए शहर जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है विजयकांत जो मास्टर रमाकांत जी के पुत्र है वो दिल्ली चले जाते हैं। बाढ़ का भयावह दर्शन है। किसान क्यों पलायन जो है किसानी छोड़ने के कारण क्या है? इस पर प्राकृतिक और मानव निर्मित दो कारण है। प्राकृतिक कारण आप देखे ही हैं उपन्यास के माध्यम से कि बाढ़, ये बाढ़ सिर्फ बिहार में नहीं हर जगह
इस बार महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश हुई है। बिहार में सीतामढ़ी में 9 के बराबर बारिश हुई है। मैं 4 साल से बिहार सीतामढ़ी में हूँ और 4 साल में इतनी कम बारिश मैंने कभी नहीं देखी है। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार जो है अत्यधिक बारिश, बाढ़ की अवस्था से सारी फसल खत्म हो गई है। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि प्राकृतिक कारण तो है ही है, मानव निर्मित कारण, जिस प्रकार से सरकार और ये मीडिया किसानों पर जो हो रहा अत्याचार है, इसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो है विस्थापन की, बिहार में विस्थापन की समस्या हमें बहुत अधिक दिखाई देती है। बहुत सारे कारण हैं। विजयकांत जैसे वहां पर जब दिल्ली जाते हैं तो उस गुरुचरण सिंह जी की फैक्ट्री में भी बिहार के ही सबसे ज्यादा मजदूर दिखाई देते हैं। और उन्होंने जो 2 बालकों को खरीद कर उन पर जो अत्याचार करते हैं, उसके प्रति जो है प्रतिकार जो है वहाँ विजयकांत करते हैं उसका। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग वहाँ पर, रूपाली भी बिहार से हैं, वहाँ पर चाय बेचने वाले एक व्यक्ति हैं, वो भी बिहार के हैं। क्या कारण है? विजयकांत जो है दिल्ली में जाकर तो वहाँ विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन बिहार का क्या? बिहार में क्यों विकास नहीं हो रहा है? इसके प्रति विद्रोह कौन करेगा? यहाँ की प्रतिभाएं सारे देश में जाकर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार में क्यों नहीं उनको अवसर मिल रहा है? इसके प्रति लेखक कहीं ना कहीं ये छोड़ देते हैं। इस पर सोचना बहुत आवश्यक है। सिर्फ रूपाली और अमृता कौर तक ही सीमित नहीं रहना है। यहाँ उन्होंने रोचकता के लिए वो 2 पात्र लाए हैं, बांध कर रखने के लिए पाठकों को, और वो नायिका है। और सर ने, विमल कुमार परिमल सर ने सही कहा है, विजय नायक नहीं है यहाँ पर, अमृता कौर जी नायिका है। नायिका प्रधान उपन्यास है। क्यों? अगर अमृता कौर नहीं होती तो सारी उपन्यास की घटनाएं धरी की धरी रह जाएगी। शुरुआत भी वहीं से होती है, अमृता कौर से। तो बहुत सारे बिंदु हैं ऐसे जो लेखक ने इस समय, जो वर्तमान समय जितना भयावह है, उसमें मानवतावादी मूल्यों को भी जिलाए रखने का प्रयास करता है। हर पात्र में आप देखेंगे, साधु निर्भयानंद जी से लेकर जो एक हमारी आम धारणा बनती जा रही थी कि साधु सन्यासी ढोंगी होते हैं, धार्मिक आडंबर का सहारा लेकर वो सारे कुकृत्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार इस साधु संतों की भूमि को जो है विश्वास दिलाया है कि सारे साधु संत ऐसे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानवतावादी मूल्य जो है हर जगह ये संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे अन्याय और अत्याचार भी अधिक मात्रा में हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो प्रेम और सौहार्द की भावना भी रखते हैं। तो उस मानवतावादी मूल्य को जो है हर जगह हम पाते हैं। उसी प्रकार जो है हम युवाओं के लिए संघर्ष करते समय धैर्य किस प्रकार से धारण करना है, ये भी एक सीख जो है यहाँ इस उपन्यास के माध्यम से लेखक हमें देते हुए दिखाई देता है। विजय हर बार उतावला हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, लेकिन रूपाली के माध्यम से उसको धैर्य प्राप्त होता है, एक बल संबल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है विजय का संघर्ष भी हमें एक सीख देकर जाता है। उसी प्रकार सबसे बड़ी बात है, अभी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी यहाँ बिल भी सब पास हुआ है। तो उसको देखते हुए हम महिला सशक्तिकरण भी हम देख सकते हैं। रूपाली हो, अमृता हो, और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण रूपाली की अम्मा जो है उनके माध्यम से हम देखते हैं। रूपाली की अम्मा यदि सशक्त नहीं होती तो रूपाली भी नहीं होती। तो इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार जो है ये युवा शक्ति के प्रतीक भी जो है बहुत सारे हैं। विजय तो उनका नेता है, लेकिन उनके साथ संतोष है, उनके साथ जो जितने गांव के युवा है उसको आदर्श मानते हुए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन के कारण जो है विजय भी जो है अपने संघर्ष में सफल हो जाता है। तो सबसे मुख्य उद्देश्य तो यहाँ उपन्यास का पूंजीपतियों का विरोध है, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध है।
और इस संदर्भ में बहुत सारे बिंदु हैं, मैं सब पर ध्यान आपका आकर्षित नहीं करूंगा, लेकिन इन बिंदुओं के माध्यम से जो है मुख्य बात यह है कि पूंजीवादी जो है, पूंजीवादी व्यवस्था जो यहाँ चड्ढा के माध्यम से हमें दिखाई देती है, या सरकारें और अफसरों के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था बनी हुई है, ये सरकारें बिक जाती है। आप देखते ही हैं कि हमारे भारत में कम वोट पाने वाले लोग भी जो है कम जनप्रतिनिधि चुनकर आने वाली पार्टियां भी जो है सरकार बना देती है। कैसे बना देती है वो आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध यहाँ गरीब आम जनता, झोपड़पट्टियों में रहने वाली जनता के माध्यम से हुआ है। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि बुलडोजर किसका प्रतीक बन गया है आज, कि किसकी ओर इशारा करना चाह रहे हैं, राम बाबू जी। तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे बिंदु है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं दिनकर जी की कुछ चंद पंक्तियों के साथ मेरे वाणी को विराम देना चाहता हूँ। शांति नहीं है तब तक जब तक सुख भाग नर का सम हो, नहीं किसी को अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, नहीं किसी को अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।